अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शारंगधर, जो कि पारिक में दिया है फ्रॉम पेज नंबर 280। ठीक है, शारंगधर का हम थोड़ा शुरू करेंगे। तो शारंगधर वैशिष्ट्य में पारिक में सबसे पहले क्या दिया है, इनके खंड बताए हैं कि कितने पार्ट्स में इसे डिवाइड किया है। तो 3 पार्ट्स में इन्हें डिवाइड किया है। ठीक है, पूर्व खंड, मध्यम खंड और उत्तर खंड में डिवाइड किया हुआ है। तो पूर्व खंड में कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं। ठीक है, उसमें क्या दिया है? सारी डेफिनेशन, परिभाषा दी है, सामान्य परिचय दिया है। ठीक है, और रोग विज्ञान के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है और नाड़ी परीक्षा के बारे में बताया है। ठीक, मध्यम खंड में जो है सारी फॉर्मुलेशंस आ जाती हैं, औषध परिकल्पनाएं। इसमें टोटल 12 चैप्टर्स हैं। तो इसमें सारी कल्पनाएं जैसे स्वरस, वटी कल्पना, चूर्ण कल्पना, आसवरिष्ट, घृत कल्पना, तैल कल्पना, ये सारी जो है वो मध्यम खंड में आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास उत्तर खंड में कितने चैप्टर हैं? 13 चैप्टर हैं। इसमें पंचकर्म, नेत्र विज्ञान और शोधन चिकित्सा का मोटा मोटा वर्णन किया गया है। तो टोटल चैप्टर कितने हो गए? 32, है ना। 7 फर्स्ट में, 12 मध्यम खंड में और 13 किसमें है? उत्तराखंड में है। तो टोटल चैप्टर हो गए हमारे पास 32। और कुल श्लोक कितने हैं? 2600 श्लोक हैं। तो अभी हमें ये ज्यादा याद क्या रखना है? फर्स्ट 3 चीजें याद रखनी है, पूर्व खंड, मध्यम खंड, उत्तराखंड। ये 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है। और पूर्व खंड में 7 अध्याय हैं जिसमें डेफिनेशन शुरू में दी है। मध्यम खंड इज मेनली डेडिकेटेड फॉर औषध परिकल्पना और उत्तराखंड में पंचकर्म और नेत्र विज्ञान दिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट आता है? चूर्ण, स्नेह, आसव, अवलेह में प्राय श्वेत चंदन का उपयोग इन्होंने कहा है। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। तो ये मैक्सिमम क्या है? इंटरनल मेडिकेशंस हैं। चूर्ण, स्नेह, आसव, अवलेह, इसमें क्या है? श्वेत चंदन का प्रयोग करा है। तो इंटरनली हमें क्या यूज करना है? श्वेत चंदन यूज करना है। कषाय और लेप, लेप क्या है? एक्सटर्नली हम अप्लाई करते हैं, तो इसमें रक्त चंदन उपयोगी है। ठीक है, कषाय और लेप में रक्त चंदन उपयोगी है। कलर करके याद कर सकते हैं, कलर, कलर से कषाय, लेप और रक्त चंदन, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट ये बात करते हैं सवीर्यता अवधि के लिए। कौन सी चीज की वीर्यता अवधि कितनी रहेगी? तो लाक्षा के लिए 1 हफ्ता तक लाक्षा की हम प्रिपरेशन यूज कर सकते हैं। 1 वर्ष के पश्चात वानस्पति द्रव्य क्या है? वीर्यहीन हो जाते हैं। तो 1 साल तक हम जो भी वनस्पति के द्रव्य हम यूज कर रहे हैं, वो 1 साल तक हम उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चूर्ण के लिए कितना अवधि बताया है? 2 मास। 2 मास तक वो अच्छे से एक्टिव प्रिंसिपल उसके अच्छे रहेंगे, उसके बाद वो वीर्यहीन हो जाएगा। ठीक है, तो चूर्ण हमें कब तक यूज करना है? 2 मास तक। वैसे ही वटी अवलेह हमें कब तक यूज करना है? हम 1 वर्ष तक यूज कर सकते हैं। इसके कैसे याद रखेंगे? च्यवनप्राश जो है हम 1 साल तक खा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नहीं खाना है। तो वटी और अवलेह कल्पना कैसे कब तक यूज करेंगे? 1 वर्ष तक। 1 वर्ष के बाद ये क्या हो जाएंगे? वीर्यहीन हो जाएंगे। अब स्नेह कल्पना, ठीक है, स्नेह कल्पना जो है वो हम 1 वर्ष 4 मास तक, यानी कि 16 मंथ तक यूज कर सकते हैं। इसमें सारे घृतपाक, तैलपाक है ना, ये इसको ये सब आते हैं। इसको इसके लिए टर्म आई है चतुर्मास अधिकम। ठीक है, तो 16 महीने तक क्या यूज कर सकते हैं? स्नेह कल्पना यूज कर सकते हैं। बाकी आसव, अरिष्ट, धातु और रस औषधियां अधिक पुराने, अधिक गुणवान माने जाते हैं। लेकिन जो रिसेंट गाइडलाइंस है उसमें सारी जो चीजें हैं ये 1 से 10 साल तक हमें यूज करनी है। इनको आप एक गाइडलाइंस को, रिसेंट गाइडलाइंस को आप देख लेंगे, कौन सी कल्पना के लिए कितना समय बताया है। जो मंडूर वाली प्रिपरेशन है, जिसमें प्रॉपर मंडूर पड़े हैं, उनको हम मैक्सिमम 10 साल तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कल्पना के लिए आपने एक बार गो थ्रू कर लेना है। नेक्स्ट इज औषध ग्रहण काल। अब औषध ग्रहण कब कब करनी है? तो ये कह रहे हैं सभी कार्य के लिए शरद ऋतु में ग्रहण करो। ठीक है, सभी काम जो भी करने हैं आपने उसके लिए शरद ऋतु में ग्रहण करो। और स्पेशली वमन विरेचन के लिए कब ग्रह है? वमन विरेचन के लिए वसंत के अंत में ग्रह है। ठीक है, वसंत के अंत में आपको ग्रहण करनी है वमन विरेचन के लिए। तो वमन का काल क्या है? वसंत समय, वसंत काल में हम वमन कराते हैं। तो ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे कि वमन और विरेचन के लिए वसंत के अंत में ग्रह। और बाकी सबके लिए कब ग्रह है? शरद ऋतु में। शरद को बेस्ट ऋतु होती है ना, शरद अच्छी सी ऋतु है हमारी प्यारी। तो इसे सारी औषधियां हम शरद ऋतु में ग्रहण कर सकते हैं। अब ग्रह अंग कौन कौन से? ग्रह अंग के बारे में भी इन्होंने कहा है। तो मोटी जड़ वाले वृक्ष जो है उसका मूल त्वक ग्रह है। इसमें क्या क्या आते हैं? जैसे कि हमारा दशमूल है ना, दशमूल भी क्या है? मोटी जड़ वाले वृक्ष ही है मोस्टली। ठीक है, जो हमारे बृहद पंचमूल है उसमें जो है बड़े वृक्ष आते हैं, और उसमें क्या ग्रह है? मूल त्वक ग्रह है। नेक्स्ट हमारे पास
क्या है, सूक्ष्म मूल। जिनका सूक्ष्म मूल है उसका संपूर्ण, वो संपूर्ण ग्राह है, पंचांग ग्रहण करते हैं। जैसे कि हमारा भूमि आमलकी हो गया है ना, भूमि आमलकी में भी क्या है, हम उसका संपूर्ण अंग ही ग्राह्य रहता है ना, पूरे प्लांट का पंचांग को हम ग्रहण करते हैं। अब नेग्रोध में क्या है, नेग्रोध की अंतरवल्क, अंतरवल्कल काफी जगह टर्म आया होगा संहिता में, है ना, अंतर त्वचा उसकी ग्राह्य। बीजक का, नींबू का क्या रहता है ग्राह्य, सार ग्राह्य रहता है। तालीश के पत्र ग्राह्य रहते हैं ना, तालीश पत्र का इस्तेमाल करते हैं। त्रिफला में तो नाम ही है फल, फल ग्राह्य है। धातकी के पुष्प ग्राह्य है। स्नोही का क्षीर हम यूज करते हैं, क्षार सूत्र बनाने के लिए भी यूज करते हैं, तो स्नोही का क्षीर ग्राह्य है। विदारी कंद का कंद ग्राह्य है। सर्ज का रस, सर्ज रस हम कहते हैं इसे, इसका गोंद ग्राह्य है। ठीक है। अक्षोटक की मज्जा ग्राह्य, मज्जा और किस किस की हम लेते हैं, जैसे कि हम डेली रूटीन में बादाम को हम खाते हैं ना, तो मज्जा, अक्षोटक की मज्जा ग्राह्य है। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है औषध सेवन काल, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आचार्य शारंगधर ने कितने औषध सेवन काल कहे हैं, 5 औषध सेवन काल कहे हैं। आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक ने 10 औषध सेवन काल कहे हैं। ठीक है। और आचार्य वाग्भट ने 11 औषध सेवन काल कहे हैं। तो आचार्य शारंगधर के औषध सेवन काल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये 5 हैं, थोड़े डिफरेंट हैं। ठीक है। इन्होंने क्योंकि इन 5 में ही बाकियों को इंक्लूड कर लिया है, तो अब देखते हैं क्या क्या है। प्रातः काल है, द्वितीय काल है, तृतीय काल है और मुहुर्मुहु है, और हमारे पास रात्रि वाला काल भी है। ठीक है। अब देखते हैं इसमें एक एक करके। प्रातः काल में क्या कहते हैं, वमन विरेचन किसी को करवाना है तो सुबह सुबह औषधि देनी है, और लेखन के लिए भी आप सुबह औषध दे सकते हो। ठीक है। वमन विरेचन तो कराते ही सुबह सुबह है, तो ये काल क्या है, प्रातः काल इनके लिए है। द्वितीय काल हमारे पास क्या है, अपान वायु की विकृति है, तो हम भोजन से ही रिलेटेड है द्वितीय काल। भोजन के पहले खाना खिलाएंगे। ठीक है। अपान वायु की दृष्टि है तो भोजन से हम पहले खाना खिलाएंगे। समान वायु की दृष्टि है या मंदाग्नि है तो भोजन के मध्य में, बीच में हम खाना खिलाएंगे। ठीक है। तो वो समान वायु की विकृति पे काम करेगा। और व्यान वायु की विकृति है, व्यान वायु की विकृति पूरे शरीर में होगी, है ना, तो भोजन के अंत में हम औषध सेवन कराएंगे। अपान वायु की विकृति में कब औषध सेवन कराएंगे, भोजन के पहले, भोजन अग्रे। समान वायु की विकृति में भोजन के साथ साथ, भोजन मध्य। और व्यान वायु की विकृति में भोजन अंते। ठीक है। भोजन अंते में हम औषध सेवन कराएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है हिक्का, द्वितीय काल में ही हिक्का, आक्षेप, कंपवात में भोजन आग्रे और भोजनांते, दोनों टाइम में हमें जो है औषध सेवन कराना है, भोजन के पहले भी और भोजन के बाद भी। ठीक है। यहाँ पे हम मील ले रहे हैं, तो भोजन के पहले भी भोजन के बाद भी हमें औषध सेवन कराना है, किसमें, हिक्का, आक्षेप, कंपवात में। ठीक। इसे सामुद्र काल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास तृतीय काल जो है वो सायं काल है। सायं काल इज इंपॉर्टेंट क्योंकि शारंगधर जी ने बताया है। ठीक है। सायं काल में किस कब कब औषध कराते हैं, ग्रास और ग्रास अंतर का एक तो डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया है। उदान वायु की विकृति में जो सायं काल में भोजन दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, उदान वायु की विकृति में सायं काल में भोजन दिया जाता है। और भुक्तांते, खाना खाने के बाद प्राण वायु की विकृति में हम भोजन देते हैं। जो शाम का हमारा खाना रहता है ना, रात को, तो हम प्राण वायु की विकृति में भोजनांते में औषध देते हैं। तृतीय काल में क्या इंपॉर्टेंट आया, ग्रास, ग्रासांतर में उदान वायु की विकृति में हमने औषधि दी। नेक्स्ट इज मुहुर्मुहु, बार बार किसमें औषध देनी पड़ेगी, जो बार बार हमें लगेगा, है ना, तृष्णा जो है बार बार लगती है, छर्दी बार बार हो सकती है, हिचकी, हिक्का बार बार होती है, श्वास बार बार होता है ना, और गर्विश तो है ही फेटल कंडीशन। ये सारी कंडीशंस में हम मुहुर्मुहु बार बार औषध देंगे। ठीक। अब रात्रि में, रात को किसको औषध देनी है, ऊर्ध्व जत्रुगत विकार में, इंपॉर्टेंट है, ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में हमें रात्रि में औषध देनी है। लेखन कर्म करना है, बृहन कर्म करना है ना, तो भी रात में औषध दे सकते हैं। और पाचन और शमन के लिए भी औषध रात में दे सकते हैं। एक बार फिर देखेंगे, प्रातः काल में किसे औषध देनी है, वमन विरेचन के लिए। ठीक है। द्वितीय काल में किसको औषध देनी है, भोजन से रिलेटेड, भोजन से पहले किससे देंगे, अपान वायु वाले में। भोजन के मध्य में समान वायु की विकृति में, भोजन के अंत में व्यान वायु की विकृति में, भोजन के आदि और अंत दोनों टाइम पे किसे देंगे, हिक्का, अक्षेप, कंपवात में। तृतीय काल जो हमारा सायंकाल है, इंपॉर्टेंट है, आचार्य शारंगधर का डिफरेंट है ये। तो इस काल में हमें ग्रास, ग्रासांतर में किसे देंगे, उदान वायु की विकृति में देंगे, इंपॉर्टेंट है उदान वायु। ठीक है। उदान वायु की विकृति में कब औषध देंगे, सायंकाल में देंगे। और
भुगतान ते खाना खाने के बाद रात्रि में प्राणवायु की विकृति में औषध देंगे। मुहुर्मुहु किसे दे रहे हैं? त्रिच्छर्दी, हिक्का, श्वास और गर्विश वाले में दे रहे हैं। ठीक है, रात्रि में किसे दे रहे हैं? ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में रात्रि में औषध दे रहे हैं, और लेखन और ब्रहण के लिए रात्रि में औषध का प्रयोग हो रहा है। आगे आते हैं। अब रस कितने माने हैं? 6 ही माने हैं, बाकी सभी आचार्यों की तरह। बट इन्होंने लवण को पटु नाम दिया है। लवण को क्या नाम दिया है? पटु नाम दिया है। ठीक। इनका एक इंपॉर्टेंट आता है नेक्स्ट पॉइंट, ऋतु विभाग से राशियां बताई हैं। ठीक है, इनके अलावा किसी और आचार्य ने भी बताई हैं, आप याद करेंगे कौन से आचार्य ने बताई हैं। ठीक है, ऋतु विभाग से राशियां बताई हैं, इनको हमने साइड में लिख दिया है। तो वसंत ऋतु में कौन सी है? कुंभ और मीन है। ग्रीष्म ऋतु में कौन सी राशि है? मेष और वृष है। प्रावृत ऋतु में कौन सी कौन सी राशि है? कर्क और मिथुन है। वर्षा ऋतु में कौन सी राशि है? सिंह कन्या। शरद ऋतु में तुला वृश्चिक, और हेमंत ऋतु में धनु और मकर राशि है। ठीक, ये याद रहेगा, इसको थोड़ा सा आपने रिवाइज कर लेना है। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है यम दंष्ट्रा काल। यम दंष्ट्रा काल किसने माना? आचार्य शारंगधर ने माना। कितने दिन का माना है? 16 डेज का माना है। ठीक है, तो यहाँ पे श्लोक आ रहा है, श्लोक को भी आप देख लेंगे और हिंदी में भी इन्होंने लिख रखा है दोबारा। कार्तिक के अंतिम 8 दिन और अगहन के प्रारंभिक 8 दिन जो है वो यम दंष्ट्रा काल हैं। बाकी आचार्यों ने क्या कहा है? ऋतु संधि को माना है। ऋतु संधि क्या है? 7 डेज की है, लेकिन यम दंष्ट्रा काल कितने दिन का है? 8 दिन का है, राइट। तो ऋतु संधि में भी कैसा रहता है? पहली ऋतु के आखिरी 7 दिन और आने वाली ऋतु के पहले 7 दिन, है ना, इनको ऋतु संधि कहते हैं। तो इस काल पे क्या करना है? यमदंष्ट्रा काल पे क्या करना है? स्वल्प भक्षण करना है, थोड़ा थोड़ा खाना है। क्यों? क्योंकि ऋतु बदल रही होती है, हमारा बॉडी को एक्लिमेटाइज करना होता है ऋतु के अकॉर्डिंग, तो इसलिए यहाँ पे स्वल्प भक्षण का निर्देश दिया है। तो यमदंष्ट्रा काल किसका हो गया? आचार्य शारंगधर का हो गया। और कितने दिन का है ये? 16 डेज का है। 16 डेज का क्या है? यमदंष्ट्रा काल बताया है। ठीक है, और ऋतु विभाग से राशियां भी इन्होंने बताई हैं। ठीक है, और दूसरे आचार्य ने भी बताई है, आप पता करेंगे इसे। फिर नाड़ी परीक्षा आ गया। ठीक है, नाड़ी परीक्षा इंपॉर्टेंट है शारंगधर जी की। ठीक है, नाड़ी परीक्षा जो है क्या क्या इसके लिए लिखते हैं? करस करस से अंगुष्ठ मूले या धमनी जीव साक्षिणी, कि हाथ के जो अंगुष्ठ मूल पे जो धमनी हमें फील होती है, दैट इज क्या है? वो क्या है? जीव साक्षिणी है। ठीक है, जीव अंदर है, आत्मा अंदर है या नहीं है, ठीक है, उसके साक्षिणी है। तच्चेष्टायाम सुखम दुखम ज्ञेयम कायस्य पंडिते, उसकी चेष्टा से हम क्या पता लगा सकते हैं? शरीर का सुख 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 में है या दुख में है, वो उसका पता हम कर सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ दिया है? शारंगधर पूर्व खंड 3/1 में ये दिया है। ठीक है, तो ये पूर्व खंड में आ गया है। पूर्व खंड में कितने अध्याय थे? 7 चैप्टर्स थे, राइट। अब वातज नाड़ी में क्या बताया है? वातज नाड़ी का पता कैसे चलेगा? वो कैसे चलेगी? जलौकावत सर्पवत। ठीक है, जलौका और सर्पवत जो है वातज नाड़ी चलेगी। पित्तज नाड़ी के लिए क्या कह रहे हैं? कुलिंग, काक और मंडूक की तरह, मेंढक की तरह जो है वो पित्तज नाड़ी चलेगी। वातज नाड़ी कैसे चल रही थी? जलौका और सर्प की तरह। कफज नाड़ी कैसी? हंस, पारावत, जो प्यारे प्यारे हमारे दिखने वाले बर्ड्स हैं उनकी तरह ये चल रही है। और मृत सर्पवत भी कहीं पे कहा है। सन्निपातिक नाड़ी में लावती तिरवाती की तरह चलेगी। कदाचित मंद गमना, कदाचित वेग वाहिनी, कभी तो जल्दी जल्दी चलेगी और कभी धीरे धीरे चलेगी। ठीक है, कदाचित मंद गमना, कदाचित वेग वाहिनी। असाध्य नाड़ी जो है कैसी है? स्थान विच्युत, है ना, अपने स्थान से ही वो विच्युत हो चुकी है, वो असाध्य नाड़ी है। और प्राण नाशिनी नाड़ी कैसी है? स्थित्वा स्थित्वा चलती, रुक रुक के चलेगी। ठीक है, ये कैसी है? प्राण नाशिनी है। यह सस्मृता प्राण नाशिनी। अति क्षीणा च शीता, बहुत ही क्षीण है और कैसी है? शीत है। च जीवन जीवितम हंति असंशयम, तो वो प्राण का नाश करने वाली ही है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? ज्वर के लिए हम अब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट नाड़ी देखेंगे। तो ज्वर के लिए कैसी है? उष्ण होगी, वेगवती होगी, हम सबने देखी है ना। ज्वर में पल्स कैसी हो जाती है? फास्ट हो जाती है। काम और क्रोध, अब किसी को गुस्सा है तो नाड़ी कैसी रहेगी? वेग वहा रहेगी। दीप्त अग्नि किसी की है, ठीक है, अग्नि दीप्त है, अंदर कोई दोष नहीं है, तो कैसी रहेगी? लघु रहेगी नाड़ी, लघुवी, और कैसी रहेगी? वेगवती रहेगी। ठीक, वात क्योंकि बड़ा रहेगा। स्वस्थ पुरुष की नाड़ी कैसी होती है? स्थिर और बलवान होती है। इजी। मंद अग्नि और क्षीण धातु किसी की है, तो अग्नि ही मंद है, धातु भी क्षीण है, तो मंद तरा नाड़ी होगी। ठीक है,
रक्त विकार है, तो रक्त विकार रक्त के कैसे फीचर्स होते हैं, पित्त की तरह होते हैं। तो कोष्ण नाड़ी कही है, कोष्ण नाड़ी। और रक्त में कौन सा महाभूत होता है, पृथ्वी महाभूत होता है, राइट। तो गुरवी नाड़ी रहेगी, ठीक है। कोष्ण और गुरवी नाड़ी किसमें रहेगी, रक्त विकार में। क्षुधित की नाड़ी, अब जिसको भूख लगी है उसकी नाड़ी कैसी रहेगी, चपल रहेगी, है ना, चलने वाली नाड़ी रहेगी उसकी। और तृप्त, तृप्त है कोई जिसका पेट भरा हुआ है, उसकी नाड़ी कैसी रहेगी, स्थिर नाड़ी रहेगी, ठीक है। आज सिर्फ 2 पेज करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सब हम कवर करेंगे, राइट।